आज 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती शाम 6 बजे एनसीबी के दफ्तर से बाहर निकली और कल उनसे फिर पूछताछ की जाएगी। इससे पहले रिया ने सुशांत के घर में ड्रग आने की बात कबूली थी। तो वहीं सूत्रों के हवाले से आज पूछताछ में रिया ने कहा है कि ये ड्रग सुशांत के लिए आता था। सुशांत ही ये ड्रग लाने के लिए उन पर दबाव डालते थे और इस ड्रग के लिए सुशांत ही पैसे देते थे। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में जो 3 मुख्य बातें रिया चक्रवर्ती से पता चली हैं, उनमें सबसे पहले ड्रग्स की खरीद का और ड्रग्स को अरेंज कराने का ब्यौरा है। दूसरी बात में रिया चक्रवर्ती के मुताबिक ये ड्रग्स सुशांत सिंह के लिए खरीदी जाती थी। उनके मुताबिक उन्होंने कभी ड्रग्स कंज्यूम नहीं की। तीसरी बात यह कि रिया चक्रवर्ती ने किसी भी तरह के मनी एंगल या कमर्शियल एंगल की बात करने से इनकार किया है। सुशांत सिंह केस में अब किसी भी व्यक्ति को रिमांड पर लेने के लिए संबंधित एजेंसियां उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करेंगी। इसके लिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने निर्देश जारी किया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इसके लिए जरूरी हार्डवेयर्स का इंतजाम करना चाहिए। जांच एजेंसियां रिमांड पेपर्स को कोर्ट में या फिर ईमेल से भी भेज सकती हैं। हालांकि सरकारी वकील और आरोपियों की तरफ से पेश होने वाले वकील कोर्ट के सामने व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर दलील दे सकते हैं, लेकिन उनके पास भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दलीलें रखने का विकल्प होगा। सुशांत सिंह केस की आरोपी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की बहन प्रियंका सिंह पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। रिया का आरोप है कि 8 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत को ओपीडी रोगी की तरह दिखाते हुए उन्हें एनडीपीएस एक्ट में आइटम 36 और 37 के तौर पर लिस्ट की गई दवाइयां प्रिस्क्राइब की गई थी। ये दवाइयां लिस्ट में साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के तहत रखी गई हैं और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के प्रतिबंधित लिस्ट के तहत आती है। इस लिस्ट के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किसी भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और नार्कोटिक्स के प्रिस्क्रिप्शन पर बैन लगा हुआ है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू की पहली वर्चुअल रैली में भी सुशांत केस का जिक्र हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार ने इसलिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी क्योंकि मुंबई पुलिस इस केस की ठीक से जांच नहीं कर रही थी। नीतीश कुमार ने कहा कि अभिनेता सुशांत सिंह की मौत से बिहार नहीं बल्कि देश दुनिया के लोग दुखी हैं और उन्हें उम्मीद है कि सीबीआई जांच से जरूर न्याय मिलेगा। एक्टर कंगना रनौत अगर 9 सितंबर मुंबई पहुंचती हैं तो उन्हें बीएमसी होम क्वारंटीन कर सकती है। बीएमसी के मेयर ने कहा है कि नियमों के मुताबिक कंगना को 1 हफ्ते के लिए घर में क्वारंटीन किया जा सकता है। मुंबई में कोरोना पर बनाए नियमों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति फ्लाइट से मुंबई आता है तो बीएमसी उसे क्वारंटीन कर सकती है। मुंबई पर एक्टर कंगना रनौत के बयान पर हुए विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहली बार कंगना का नाम लिए बिना प्रतिक्रिया दी है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग जिस शहर में रोजी रोटी कमाते हैं उसकी इज्जत नहीं करते हैं। उद्धव ठाकरे ने ये बातें विधानसभा के अंदर कही। कंगना रनौत ने हाल ही में ट्वीट किया था कि संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने को कहा है और अब खुली धमकी उन्हें मुंबई के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जैसी फीलिंग क्यों दे रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इस पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद कहा। कंगना ने कहा कि शाह चाहते तो हालातों के चलते मुझे कुछ दिन बाद मुंबई जाने की सलाह देते, मगर उन्होंने भारत की एक बेटी के वचनों का मान रखा। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कंगना शुरुआत से ही मुखर है। उन्होंने बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और अब ड्रग्स के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। कंगना को मिली वाई प्लस सुरक्षा पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कंगना ने हिमाचल का नाम रोशन किया है तो हम उनकी सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेंगे और हमने उनकी सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस को लगाया है। केंद्र सरकार ने भी उन्हें सुरक्षा प्रदान की है। हिमाचल की बेटी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हिमाचल का नाम उन्होंने रोशन किया है देश दुनिया में। ऐसी परिस्थिति में उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई भी कोताही नहीं, उस दृष्टि से हमने निर्णय किया और हिमाचल प्रदेश की ओर से हमने गवर्नमेंट की ओर से पुलिस की एक टीम जो है उनके सुरक्षा के लिए जो है उनके निवास मनाली में। एलएसी पर तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं दी है। चीन ने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के दक्षिणी तिब्बत का इलाका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर हुई कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई अहम बातें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा होगा। नई शिक्षा नीति बहुत ही प्रासंगिक और इस पर बहुत मंथन किया गया है। शिक्षा नीति देश की आकांक्षाओं को पूरा करने पर बहुत महत्वपूर्ण माध्यम होती है। इससे सभी जुड़े हुए होते हैं। शिक्षा नीति में सरकार का दखल और प्रभाव कम से कम होना चाहिए। लेह में शहीद जवान नीमा तेंजिंग को आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। तेंजिंग की अंतिम विदाई में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। साथ ही युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। तेंजिंग चीन के सैनिकों के साथ हुई झड़प में शहीद हुए थे। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार
पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 90,802 नए मामले मिले, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। 24 घंटे में 1,016 लोगों की मौत हुई है और इलाज से 69,564 लोग ठीक हो गए हैं। देश में अब तक 42,04,613 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 32,50,429 लोग ठीक हो चुके हैं। इस वक्त 8,82,542 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि देश में अब तक 71,642 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 77.30% है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में इस वक्त आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। कऊसा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस वक्त भी रुक रुक कर फायरिंग जारी है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान ने 400 आतंकियों के साथ घुसपैठ की साजिश रची है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के रास्ते घुसपैठ की साजिश लगातार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। सोपोर कुपवाड़ा मार्ग पर सुरक्षा बलों ने IED को निष्क्रिय किया। यह IED पुल के नीचे लगाया गया था। बीते कुछ दिनों में सेना ने सीमा पार से पाकिस्तान की घुसपैठ पर कई बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। दिल्ली में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आतंकियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। आतंकियों के पास से 6 पिस्टल और 40 कारतूस भी बरामद किए गए। दिल्ली में बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से दोनों आतंकवादियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने दोनों को शनिवार को पकड़ा था। पकड़े गए आतंकी दिल्ली में हथियार लेने आए थे और ये दिल्ली पंजाब के कुछ नेताओं को मारने की साजिश के तहत यहां आए थे। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठित संस्था DRDO ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का आज सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें देश में ही विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग किया गया है। उन्होंने परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों से बात की और उन्हें इस उत्कृष्ट कामयाबी के लिए बधाई भी दी। वहीं इससे पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। भारत आज अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को भारत आएंगी। 10 सितंबर को ही वो अंबाला एयरबेस पर फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगी। फ्रांस की रक्षा मंत्री भारत दौरे पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात करेंगी। कोरोना महामारी के बीच दूसरे देश के किसी मंत्री का यह पहला भारतीय दौरा होगा। जापान में तबाही मचाने के बाद तूफान हैशन दक्षिण कोरिया की तरफ बढ़ गया है। तूफान की वजह से जापान में भारी बारिश और तेज हवाएं चलती रही, जिससे भारी तबाही हुई। सड़कों पर जगह जगह मलबे का ढेर दिख रहा है। तूफान की वजह से जापान के दक्षिणी इलाके क्यूशू आइलैंड में जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। हजारों घरों में बिजली नहीं आई। तूफान से कई लोग घायल भी हुए। तूफान की वजह से 570 से ज्यादा फ्लाइट्स और पश्चिमी और दक्षिणी इलाके में बुलेट ट्रेन सेवा को या तो रद्द कर दिया गया या फिर कम करना पड़ा। जापान पहुंचने से पहले ही अनुमान जता दिया गया था कि दक्षिण कोरिया को भी अपनी चपेट में ले लेगा। इससे पहले तूफान मेजिक ने दक्षिणी जापान को तबाह कर दिया था। आज से देश में फिर से मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत येलो लाइन से की गई, जहां पर 5 महीने बाद मेट्रो चली है। यहां मेट्रो सुबह और शाम को 4-4 घंटे के लिए चलेगी और 12 सितंबर से दिल्ली में सभी लाइनों में मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। नोएडा की एक्वा लाइन मेट्रो भी आज से शुरू हो गई। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने सभी यात्रियों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। लोगों की सहूलियत के लिए मेट्रो में जगह जगह पर संकेत चिन्ह लगाए गए हैं ताकि उन्हें आने जाने में दिक्कत न हो। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। यहाँ एक बार में करीब 350 लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई है। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बाढ़ के बाद किनारों का कटाव बढ़ गया है। हालात बेहद खराब है। आंगनबाड़ी भवन नदी के पानी में डूब गया है। इसी बीच प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। खगड़िया जिले में भी नदियों के किनारे कटाव तेज हो गया है। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गरीब परिवार बांध पर शरण लेने में मजबूर हो चुके हैं और राज्य सरकार से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। बावजूद इसके आने वाले कुछ दिनों तक हालात सुधरने की उम्मीद नहीं है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कल गाइडलाइंस जारी होंगी। आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने बताया कि डिसइंफेक्शन टनल का इस्तेमाल ठीक नहीं है। केंद्र सरकार के अनुसार डिसइंफेक्शन टनल में होने वाला छिड़काव शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यदि ऐसी टनल सेहत के लिए खराब है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है, जिसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि कल इस पर गाइडलाइंस जारी कर दी जाएंगी। आगरा के सिकंदरा इलाके में आज 2 फैक्ट्रियों में आग लग गई। एडेसिव बनाने वाली दोनों फैक्ट्रियों में आग तेजी से फैली और आसमान में काला धुआं दिखने लगा, जिसके बाद आसपास के लोग दहशत में आ गए। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने सेना और वायुसेना से भी मदद मांगी है।
2 फैक्ट्री जो कि एडेसिव जो शूज़ में लगने वाला जो चिपकाने वाला जो एडेसिव केमिकल होता है उसको बनाने का काम करता है। उसी में आज एक भीषण आग उसमें लगी है। मौके पे जैसे ही सूचना मिली फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तुरंत यहाँ पे पहुँच गई थी। आग की वजह से हाईवे पर एक तरफ ट्रैफिक भी रोकना पड़ा। आग अब तक बेकाबू है। आग में अब तक किसी भी व्यक्ति के फंसे होने की खबर नहीं है। 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होगा। 11 सितंबर तक इसके लिए नामांकन भरे जा सकेंगे। 14 सितंबर से ही संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद राज्यसभा उपसभापति का चुनाव होगा। इस बात की संभावना है कि जेडीयू के हरिवंश एक बार फिर से उपसभापति बनाए जा सकते हैं। हरिवंश दोबारा निर्विरोध चुनकर राज्यसभा में आए हैं। कोरोना महामारी की वजह से दिल्ली विधानसभा का सत्र एक दिन का होगा। दिल्ली कैबिनेट ने 14 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाने को मंजूरी दी है। कोरोना की वजह से कई राज्यों में विधानसभा सत्र या तो देर से बुलाया गया है या फिर सत्र की अवधि को कम कर दिया गया है। संसद का मानसून सत्र भी 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन टेनिस से बाहर कर दिया गया है। जोकोविच ने झुंझलाहट में पीछे की तरफ गेंद देने के लिए ऐसा शॉट खेला जो लाइन वुमेन की गर्दन पर जाकर लगा। इसके बाद इस महिला टेनिस ऑफिशियल को सांस लेने में थोड़ी तकलीफ भी हुई। इसके बाद मैच रेफरी ने आपस में चर्चा करने के बाद जोकोविच से भी बात की और उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एक विमान यात्री को 325 ग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया गया है। जेद्दा से आए यात्री ने अडेप्टर और सेलो टेप के अंदर सोना छिपा रखा था और इस तरह से बारीक पैकेजिंग की गई थी जिससे बाहर से किसी को भी शक न हो। केरल में फ्लाइट के जरिए सोने की तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में कोझिकोड एयरपोर्ट पर शारजाह से आए 2 यात्रियों के पास से 334 ग्राम सोना और 230 ग्राम ज्वेलरी जब्त की गई थी। यूरोपीय देश बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का विरोध नए दौर में पहुंचता जा रहा है। राजधानी मिन्स्क की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और चुनाव कराने की मांग करते हुए नजर आए। बेलारूस में पहले भी लगातार ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले थे, लेकिन अब इन प्रदर्शनों में तेजी देखने को मिली है और लोगों के प्रदर्शन को संभालना अब स्थानीय पुलिस के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हांगकांग की सड़कों पर कोरोना काल के दौरान भी सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन जारी है। ये लोग यहां लगातार चुनाव टालने का विरोध कर रहे हैं। बीते साल से हांगकांग में नए सुरक्षा कानून के खिलाफ हर रोज हजारों लोग प्रदर्शन करते थे। वहीं कोरोना के दौरान लगी पाबंदियों की वजह से लोगों के प्रदर्शनों में कमी आई थी, लेकिन अब ये प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हो चुके हैं। बीते दिन पुलिस ने कई लोगों को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार भी किया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। एल दोराडो वाइल्ड फायर ने करीब 22,000 एकड़ जमीन को तबाह कर दिया है। यह आग लॉस एंजलिस से महज 97 किलोमीटर दूर सैन बर्नार्डिनो शहर के करीब लगी है और अब ये तेजी से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच लोगों को निकालने का काम भी शुरू हो गया है। वहीं आग से प्रभावित इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। तापमान अब 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.